ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो, ये जो आज का सेशन है ये वाला 1-to-1 सेशन रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है इसमें कि बच्चों से बातें की जाएंगी, लेकिन तुम लोगों को सुनना है, सब कुछ डिस्कशन होगा तुम्हारे कॉमन डाउट्स पे, जो कॉमन डाउट्स मोस्टली आते रहते हैं सबके। ठीक है। अगर सारे डाउट्स को कैटेगराइज करेंगे तो 8 से 10 डाउट्स में वो खत्म हो जाते हैं। जो स्टडी रिलेटेड रहेंगे ना, तो उन पे एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे विकास भाई से कि किस तरीके से चीजें ठीक करी जा सकती हैं। जिसमें सबसे पहली जो चीज है वो है मॉक के स्कोर्स के फ्लक्चुएशन को लेके। कि बच्चे डायरेक्ट ये बोलते हैं आके कि भैया डेली मॉक्स दे रहा हूँ मैं, लेकिन मार्क्स जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मतलब काफी बार कॉन्फिडेंस जो है उनका ऊपर नीचे हो जाता है मॉक्स के रैंक लिस्ट को देख के कि यार एक बार तो मेरी रैंक अच्छी आ गई, एक बार खराब आ गई। और मतलब ये लगता है उनको कि ये उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये सबके साथ ऐसा होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है विकास भाई कि आपके मॉक में कितना कंसिस्टेंसी थी स्कोर में? यार मैंने जब मॉक देना शुरू किया था ना, मतलब मैंने 260 भी देखा था, मैंने 348 भी देखा था। और ऐसा नहीं होता कि ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, मतलब ये कोई हेल्थ फिटनेस कुछ नहीं होता कि डेली आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। ये तो मार्क्स है। मतलब बहुत बार ऐसा भी होगा कि जीके ऐसी आ जाएगी आउट ऑफ नोवेयर, और किसी की सही हो हम्म। जाएगी और आपकी गलत हो जाएगी। सेम गोज विद इंग्लिश। मतलब मोस्टली केसेस में मार्क्स बच्चों के फ्लक्चुएट होते हैं इस वजह से, वोकैब की वजह से और जीएस की वजह से। इन दो की वजह से फ्लक्चुएट होंगे ज्यादातर। मैथ और रीजनिंग में तो होने नहीं चाहिए फ्लक्चुएट। मैथ, रीजनिंग और बची हुई इंग्लिश, जिसमें पीक्यूआरएस, आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर, ये सब आ गया। और मैथ रीजनिंग, ये हम्म। तो अपना अपने को इसमें तो बैलेंस बना के रखना है। मैं क्या करता हम्म। था, मैं इनमें मैथ, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के इन टॉपिक्स में अपना स्कोर अलग देखता था हमेशा, कि मेरा इसमें हम्म। फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा, मेरा उसमें कंसिस्टेंट रहता था। जीएस में भाई मेरा 40 भी गया है, जीएस में मेरा 10 भी आया है। फिर उससे मुझे ये पता चलता था कि मेरा तो 10 आया है, पर और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका 75 भी दिखा देता है उसमें। फिर तो होता क्या है, बच्चे ना मॉक्स में चीटिंग बहुत करते हैं। मतलब कि क्या हम्म। करेंगे, टाइमर चलता है, नेट पे सर्च कर करके जीके के आंसर सबमिट कर देंगे, वो कैब नेट पे सर्च कर लेंगे। तो अपनी रैंक हाँ, वगैरह के वो चक्कर में नहीं पड़ना। उसमें ये रहता है कि भाई वो लैपटॉप पे मॉक दे रहे हैं और साथ में फोन चल रहा है, फोन में गूगल खुला फोन हुआ है, चलना। आंसर देखा, टिक कर दिया। भाई मैं जिस लाइब्रेरी में जाता था, ये तो मैंने होते हुए देखा है, बंदे को मैंने सामने देखा था जीके क्वेश्चन सर्च करते हुए और सही मार्क करते हुए। मतलब ये तो मेरे सामने की बात है। हम्म। तो तुम ये मत सोचा करो यहाँ पे चाहे मॉक में हर रैंक बार रैंक वन ले आए, जो एग्जाम में परफॉर्म करेगा वही मायने रखता है। तो दूसरे को लेके मत घबराया करो कि उसके इतने आगे, उसके इतने आगे। और पता है क्या दूसरी बात क्या है, मतलब एक ना मार्क्स देखने का भी तरीका होता है। हम क्या देखते हैं, इंग्लिश में 135 में से मेरे 100 आ रहे हैं, मैं क्या करूं। देखो, 100 हम्म। को देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 35 कटे हैं वो कहाँ कटे हैं, एक एक क्वेश्चन पे हम्म। काम करना पड़ेगा आपको। बिकॉज मॉक का इकलौता बेनिफिट मॉक देने का सिर्फ एक ये है कि वो आपको आपकी गलतियां बताएगा। ठीक है, रैंक वगैरह है, वो सब है, बट उसमें चीटर वगैरह भी होते हैं, बहुत कुछ सारे फैक्टर्स होते हैं। बट बेस्ट पॉइंट है ना जो मॉक का, वो होता है कि मॉक आपको बताएगा कि आपकी कमी कहाँ पे है। आपको सिर्फ उन हम्म। पे काम करना है, उसको लेके फील नहीं करना है कि मेरे 100 क्यों आगे, उसके इतने आगे, मेरे इतने आगे। जाने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक एक सवाल पकड़ो, मान लो पीक्यूआरएस का गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, मेरा क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे सॉल्व करते हुए, और क्या थॉट प्रोसेस मेरा होना चाहिए था। उस चीज में सुधार हो गया, हम्म। उस गलती को आप दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगे। बस ये होता है एनालिसिस, इतने पे ध्यान देना है। कम आगे ज्यादा आएगा वो तो आएगा ही ना, क्योंकि मॉक बनाने वाला ये थोड़ी सोचता है कि मुझे हर बार बैलेंस बनाना है। वो भी एसएससी वालों की तरह है, जो उसका मन करेगा हम्म। सवाल डालने का डाल देगा। मतलब उनको अगर 50 मॉक बनाने हैं, मानो ओलिव बोर्ड वालों ने 75 मॉक बनाए हैं, उन्होंने क्या एक एक मॉक हम्म। बैठ के एनालाइज किया होगा कि इस मॉक का लेवल अच्छा है, इसका सबको बैलेंस किया होगा। ऐसा तो उन्होंने किया नहीं होगा, क्वेश्चन उठाए, हम्म। सेलेक्ट किए और डाल दिए मॉक में। तो ये वाली चीज बच्चों को मतलब बच्चों ने क्या किया, इस बार बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, एक पैरामीटर बना लिया है कि पिछली बार ना हम्म। 350 में रैंक वन या 360 में रैंक वन आ रही थी, तो अब की बार भी 360 लाने पड़ेंगे। देखो ऐसा नहीं होता, क्या पता 390 लेके आए रैंक वन वाला, इस चीज का थोड़ी पता हम्म। चलता है। और क्या पता 330 में भी रैंक वन आ जाए। मतलब कि अपने आप को ना लिमिट मत करो। बच्चे अपने आप को लिमिट कर रहे हैं कि मेरे को 330 मेरा टारगेट है, कुछ नहीं है टारगेट। देर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो चीज सोचना छोड़ ही दो। तो मार्क्स मुक्स के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। मैं तो ये बोलता हूँ, गलतियां देखो अपनी, एक एक गलती पे काम करो। ओवरऑल स्कोर की बजाय इंडिविजुअल चीज पकड़ो, एक एक सवाल पकड़ो। प्रोबेबिलिटी का सवाल गलत हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी को पकड़ो बैठ के, उसका वीडियो देखो कहीं से भी, या जहां से आपने रिकमेंड किया वहां से देखो, और उसके बाद 20-25 क्वेश्चन लगाओ, ताकि वो गलती ना दोबारा रिपीट हो। मतलब ये अप्रोच रखनी पड़ेगी बच्चों को। ठीक है, अगर हम ओवरऑल रीजंस देखें फ्लक्चुएशन के स्कोर में, तो 2-3 चीजें आती हैं जिसमें सबसे पहली होती है कि मॉक का लेवल क्या है।
बिल्कुल, जैसे कि अगर आपने एक इजी मॉक दिया तो आप इजीली 320 लेके आ जाओगे, 330 लेके आ जाओगे फिर। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर नेक्स्ट डे कोई हार्ड मॉक आ गया वहां पे, तो फिर 280 या 270, 270 पे आ सकता है ना। बिल्कुल आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे ना कि फ्लक्चुएशन किस वजह से हो रहा है, तो पहली चीज तो देखा करो कि मॉक का लेवल कैसा था उसका। उसको कंपेयर करना भी है अगर आपको, तो ये देखो कि सिर्फ मेरा ही स्कोर गिरा है या फिर सबका स्कोर गिरा हुआ है। वो चीज आप रैंक उसमें लिस्ट में चेक कर सकते हो भाई कि एवरेज स्कोर कितना है। हम हर रैंक लिस्ट में डालते हैं नीचे एवरेज स्कोर सब्जेक्ट का, जिसमें सब बच्चों का एवरेज निकल जाता है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पिछली बार 90 थे, मेरे इस बार 70 है, फिर तुम देखोगे कि रैंक लिस्ट में यार लेकिन बहुत सारे लोग 70 के आसपास ही घूम रहे हैं, 90 तो एक दो के ही हैं, हाँ, जिसका चलो ठीक है प्रो बच्चा होगा कोई। तो अगर कंपैरिजन करना भी है तो एवरेज स्कोर एक बार देख लो कि सिर्फ तुम्हारा ही गिरा है या फिर सबका गिरा हुआ है। अगर सबका गिरा हुआ है तो तुम शांति में रहो कि फिर भाई ठीक है, हार्ड मॉक था, अच्छा मॉक था। क्योंकि ओलिव बोर्ड क्या करता है, ओलिव बोर्ड में एक मॉक तो ऐसा दे देंगे वो कि इजी आ गया, तुम हुँ, 320 हुँ, ला के बैठ जाओगे, और वो अगला फिर मॉडरेट करेंगे वहां तुम्हारा 300 आएगा, और अगला मॉक हार्ड बिल्कुल, आएगा वहां तुम्हारा 280 आएगा। तुम सोचोगे कि भाई गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। गड़बड़ का तो वो नेक्स्ट। गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ मॉक हुँ, के लेवल की है। और ये चीज तो टेक्स्ट बुक ने भी किया है, मतलब 9वां 10वें मॉक में थोड़े से रिलेवेंट क्वेश्चंस दिखे वहां पे, खासकर रीजनिंग वगैरह में, जो मतलब एट लेवल नहीं है सीजीएल के लेवल के। तो पहली चीज तो मॉक का लेवल हो गई। दूसरी चीज, इसको तुम कैसे ठीक कर सकते हो मेरे हिसाब से, परसेंटाइल चेक करके। स्कोर के बेस्ड हम हमेशा से बोलते आए हैं ना कि स्कोर बेस्ड ना रह के अगर कंपेरिजन करने हैं तो तुम अपना परसेंटाइल चेक करो उसमें, क्योंकि परसेंटाइल बेटर एक क्राइटेरिया है अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का कि परसेंटाइल क्या जा रही बिल्कुल। है ना। हाँ, हाँ, और क्या परसेंटाइल से ही पता चल जाएगा ना कि मैं हमेशा 90 से ऊपर रहता हूँ या 95 से ऊपर रहता हूँ, तो मैं ठीक अपने ज़ोन में हूँ। अपनी परसेंटाइल से हाँ। पता चलेगा। और एक क्वेश्चन फिर ऐसा रहता है कि यार परसेंटाइल कितनी को अच्छा माना जाए, कितनी को एवरेज, और कितनी को मतलब बहुत अच्छा, क्या लगता है आपको? यार देख, मैं बताता हूँ, मैंने शुरुआत की थी 90 से। आई थिंक हम्म। मैंने 80s में भी देखी है, और एंड में मैं हम्म। 98 अबव आ गया था, मतलब काफ़ी हद तक 99 पे भी चला गया था। बट हम्म। मतलब मेरे को लगता है 95 से ऊपर बेस्ट है। 95 से ऊपर तो फ्लक्चुएट होगा, बहुत बार फ्लक्चुएट होगा, पर 90 से ऊपर अच्छा है, 95 से ऊपर बेस्ट है।